to calcium. आदाब नाजरीन, बिजनेस बस के इस एक और शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू का इंतखाब और जानने की कोशिश करेंगे कि कारपेट और पश्मीना इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की एक ऐसी इंडस्ट्री रही है, एक ऐसी सन्नत रही है जो सदियों से चलती आ रही है। और कश्मीर के माजी के ताल्लुक से अगर बात करें तो एक ज़माने पर यह इंडस्ट्री यहाँ पर अरूज पर हुआ करती थी और इससे हज़ारों की तादाद में यहाँ के जो कारीगर हैं वो जुड़े हुए थे और न सिर्फ इससे रोज़गार हासिल कर रहे थे बल्कि इन मसनूआत के तवस्सुत से जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर भी अलग शनाख्त कायम कर रहा था। नाज़रीन मोहतरम, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए आज भी हमने चंद मेहमानान को दावत दी है, लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में ये खास कैप्सूल मुलाहिज़ा फरमाएं। कश्मीर के कालीन और पश्मीना दोनों ही दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, नाजुक कारीगरी और आला म्यार की वजह से मशहूर है। ये सन्नतें सदियों से कश्मीर की तहजीब और सकाफत का हिस्सा रही हैं और इनकी जड़ें माजी बईद तक फैली हुई हैं। कश्मीर के कालीन अपनी मुनफरिद नक्काशी, दस्तकारी और आला म्यार के लिए मशहूर है। ये कालीन हाथ से बने होते हैं और इन पर मुख्तलिफ तरह के फूल, बूटे और दीगर रिवायती डिजाइन बनाए जाते हैं। कालीन बानी के फनकार अपनी मेहनत और महारत से हर कालीन को शाहकार बना देते हैं। पश्मीना का शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन और नरम तरीन ऊन में होता है। यह बकरियों की खास नस्ल से हासिल की जाती है जो कि बुलंदी पर रहती हैं। पश्मीना शालें अपनी नरमी, गर्मी और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन पर की जाने वाली जरी का काम और कढ़ाई इनकी खूबसूरती को मजीद निखार देते हैं। कश्मीर के कालीन और पश्मीना का मुस्तकबिल रोशन है, बशर्ते कि इन सन्नतों को हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जानिब से मुनासिब ताउन और सरपरस्ती मिलती रहे। नौजवान नस्ल को इस कदीम फन से रोशनास कराना और इसमें दिलचस्पी पैदा करना भी जरूरी है ताकि ये सन्नतें आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होती रहें। कश्मीर की कालीन और पश्मीना की सन्नत न सिर्फ मकामी मैशत को सहारा देती है बल्कि कश्मीर की सकाफत और वर्से की नुमाइंदगी भी करती है। इन सन्नतों की बका और फरोग में सबका ताउन जरूरी है। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीरी कालीन और पश्मीना इस ताल्लुक से ये जो हमारा कैप्सूल था आपने देखा और एक अहाता आपके जहन में ज़रूर बैठ गया होगा कि कश्मीरी कालीन और जो हमारी पश्मीना शॉल्स वगैरह हैं उसमें किस तरह के एवेन्यूज़ हम ला सकते हैं ताकि हम इस इंडस्ट्री को भी जम्मू कश्मीर में मज़ीद फ़रोग़ दे सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो हमारी जीडीपी है उसमें भी इस सन्नत का काफ़ी अमल दखल है। आज जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आज इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे पास दो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब वजाकत काजी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पश्मीना मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर हैं और साथ ही आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि इनका अपना एक स्टार्टअप ज़ेवल के नाम से भी है जिसमें इन्होंने एक कारखाना सेटअप किया है जिसमें बहुत सारे कारीगर न सिर्फ पश्मीना शॉल्स वगैरह बनाते हैं बल्कि रोज़गार भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान शेख आशिक साहब हैं। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का जो सेटअप है CEPC उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। अलावा जी आपको बताता चलूँ कि KCCI के आप साबिका सदर भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के जाने माने कारपेट ट्रेडर्स हैं। आप सभी दोनों मेहमानों का हमारे आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत वजाहत साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। पश्मीना शॉल्स और कालीन के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, जो माजी हमारा रहा है, कैसे देखते हैं आज की तारीख में इन सन्नतों को? देखिए, मैं पहला एक तारुफ अपना दूंगा। मैं इस काम में आउटसाइडर हूँ जी। आई एम नॉट एन इनसाइडर, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। मैं कारपेट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं पश्मीने के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ स्पेशलाइजेशन रखता हूँ वो पश्मीने पे रखता हूँ।
تو ماضی ہمارا جو تھا ان اے نٹ شیل وہ پشمینہ واز پارٹ آف دا سوشل اکانومی آف کشمیر. مجھے یاد ہے میری دادی یا نانی چاہے مڈل کلاس گھرانہ ہو اپر مڈل کلاس ہو غریب گھرانہ ہو ہر ایک میں یندر ہوتا تھا, اسپننگ ویل ہوتا تھا اور ایک عورت ہمیشہ اسپن کرتی تھی. تو ویور حضرات بھی تھے جو اس ویلیو چین میں ایک اہم حصہ ہیں, ویور ہیں, اسپنرز ہیں, وہ کشمیر کی سوشل اکانومی کے حصہ تھے. اور اس پشمینے کا ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ہمارے تشخص ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ. بالکل, اور وقت کے ساتھ یہ ہماری روایت کا بھی حصہ بنا. ہاں, روایت, تشخص اور سوشل اکانومی کا حصہ تھا. لیکن اوور ٹائم, اوور اے پیریڈ آف ٹائم, شاید 20-30 سال یا 40 سال ہو گئے ہیں, یہ لنک جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اب پشمینہ میرے خیال میں محض ایک برانڈ رہ گیا ہے, کیونکہ کشمیر کا ایک پل ہے ولایت میں, اسے کیشمیر کہتے ہیں, کیشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے, حالانکہ کیشمیر وول کو کہتے ہیں. اس کا ایک برانڈ پل ہے, اسی برانڈ پل سے جو بھی اس میں اکنامک ریٹرنز ہیں وہ یہاں کے ٹریڈرز اور مینوفیکچررز حضرات لیتے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک سچویشن اور کنڈیشن ہے جس کو ریمیڈی کرنا ضروری ہے. تو میں ایک چھوٹا موٹا ٹریڈر ہوں اور سٹارٹ اپ ہے میرا, اور میں نے کہا کہ میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں. میری کوشش ہے کہ پشمینہ تھوڑی اس لیول پہ ریوائیو ہو جائے. یقیناً آپ کے جو اس میں تجربات اور مشاہدات ہیں اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے اور ہمارے ناظرین تک بھی یہ جانکاری پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہی سوال میرا عاشق صاحب سے رہے گا, آپ آج کی تاریخ میں اس انڈسٹری کو سر کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے, آج کی بات جو ہے انڈسٹری, جو ہم انڈسٹری بولتے ہیں, میرے خیال سے یہ ایک ہماری ہیریٹیج ہے. بالکل, جس کو ہم کو سنبھالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے یہ کیسے, کیونکہ جو ہمارے فور فادرز تھے, جو بھی ہمارے سینئرز تھے, یہ 600-700 سال کیسے انہوں نے آج تک چلایا, اور ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو آگے جا کے کیسے لے سکتے ہیں. بالکل. دیکھیے, جب ہم کارپیٹس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں, ہمارا رول جو بنتا ہے کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کا, وہ ایک ایڈوائزری رول ہے یونین منسٹری میں اور سٹیٹس میں بھی, جہاں جہاں سے ہم چن کے آگے ہیں. اور ریسنٹلی ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک کمیٹی کو تشخص کیا گیا, فارمیشن کی گئی, جس میں 4-5 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تاکہ وہ یونین منسٹری میں اور سٹیٹس میں, یوٹیز میں اپنے ایشوز جو بھی کنفرنٹ ہماری انڈسٹری کو کرتی ہے, جیسے کارپیٹ انڈسٹری میں ہمارے پاس میجر چیلنج جو ہیں وہ ابھی یہ ہے کہ جو ویور جڑے ہیں کارپیٹ انڈسٹری کے ساتھ, ان کو ریٹین کیسے کیا جائے. دیکھیے, یہ ایک بہت فکر کی بات ہے, کیونکہ جو لوگ جڑے ہیں ان کو ہی اگر ہم ریٹین کریں تو میرے خیال سے یہی ایک بڑی بات ہے, کیونکہ لوگ نکل رہے ہیں ٹریڈیشنل انڈسٹری سے اور ہم نے ان کو ریٹین کرنا ہے. ریٹین کرنے کے لیے پالیسی چاہیے, پالیسی میٹرز چاہیے, اور سٹیٹ لیول اور یونین لیول پہ. تو انشاءاللہ اس بار ہم اس پہ بات کریں گے, مگر میں بات کو آگے لینے سے پہلے میں کہوں گا کہ میشین میڈ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس میں ایک انٹروجن, دیکھیے میشین ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک چیز میں آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میشین آئیں, اپنی ایک پہچان بنائیں مارکیٹ میں, ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے اس سے, بٹ جب آپ اسی میشین میڈ پروڈکٹ کو ان دا نیم آف ہینڈ میڈ بیچتے ہیں تو آپ ایک فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, اس آرٹیزن کے ساتھ زیادتی کرتے ہو. میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گا, ابھی یونین منسٹر پیوش گوئل صاحب بھارت ٹیکس میں ہی ہیز گیون اس اینڈ پرومسڈ اس کہ نیشن وائڈ وہ سٹرائک کریں گے. پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, مگر یقین مان لیجئے ان کمنگ ویک, عید کے فوراً بعد انشاءاللہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ہم ان سے ملیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آرٹس ایمپوریم ہو, ہینڈی کرافٹس ایمپوریم ہو, وہاں پہ میشین میڈ ہمیں دکھنا نہیں چاہیے. بڑی امپورٹنٹ بات سر آپ نے کی, اور یقیناً اس پر مزید بات کی جائے گی. وجاہت صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, جن چیزوں کا عاشق صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے جب تک ہمارے آرٹیزنز اس میں خود مختار نہیں ہوں گے یہ کاروبار آگے بڑھے گا نہیں. وجوہات کیا رہی آرٹیزنز کی اس طرح ڈکلائن جانے میں؟ نمبر 1. نمبر 2, پچھلے کچھ سالوں کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ اس انڈسٹری میں جس طرح کا ایک ریوائیو بیک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح یہ جا رہا ہے؟ پہلے آرٹیزانس کی میں بات کروں گا, وہ اس پشمینہ ٹریل اور پشمینہ ویلیو چین میں اس کی سینٹر آف گریوٹی ہے. آرٹیزان نہیں رہا, آپ کا پشمینہ نہیں رہے گا, رائٹ؟
تو اب بات کہی آرٹیزانس کا اس انڈسٹری سے یا اس سیکٹر سے اٹریشن کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ کیوں اس میں نکل گئے. میں اس کو بات کو ایک ایگزامپل سے السٹریٹ کروں گا. Traditionally, historically, there is a division of labor in terms of spinning and weaving. Spinning عورتیں کرتی ہیں، یہ جینڈر ڈویژن آف لیبر ہے، اور ویونگ مرد لوگ کرتے ہیں. تو اس میں گنڈ ہوتا ہے، ایک میٹرک ہوتا ہے پشمینہ ویونگ اسپننگ میں. تو ₹1 کچھ عرصے تک ایک گنڈ کو ایک عورت ₹1 ملتا تھا اس کو. تو آپ دیکھیے انفلیشن، اکنامک گروتھ، اکنامک جو پریشرز ہے لوگوں پہ، ₹1 اگر یا ₹1.5 اس وقت ہے شاید ایک عورت کو اسپننگ کے لیے کرے گی، وہ گھر کا کام کرے گی، اپنا کام کرے گی، بچوں کو سنبھالے گی، یا اسپننگ کرے گی. اگر اسپننگ کرے گی اس کے اکنامک ریٹرنز کیا ہوں گے؟ نمبر 1 یہ اسپننگ کا مسئلہ ہے. پھر ویونگ جو ہے ویلیو چین میں، ویونگ میں کرافٹسمین جو ہے اس کو بھی ریٹرنز اتنے نہیں ملتے ہیں. اس کو یہاں کا ٹریڈر آتا ہے، دیتا ہے وول دیتا ہے، پشمینہ وول، اس کے بعد وہ کرتا ہے اینڈ دین ہی از پیڈ ان انسٹالمنٹس یا وغیرہ وغیرہ. مدعا میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو اکنامک ریٹرن ملنی چاہیے تھی ایک آرٹیزان کو، چاہے وہ اسپنر ہو یا ویور ہو، وہ نہیں ملا. اس میں ویلیو اپروپریشن ہوا. ویلیو اپروپریشن کس نے کیا؟ جو یہاں اس میں جن کے پاس کیپٹل تھا. میرے پاس کیپٹل ہے، فار ایگزامپل میں نے ویور اور اسپن کو کچھ پیسہ دیا، پشمینہ شال ایگزوربیٹنٹ ریٹ پہ بیچا، اور جو اس کے ویلیو اپریشن میکسیمم پروفٹ جو ہے اپنے کو لے لیا. تو اکنامک پریشرز، سوشل پریشرز کو دیکھ کے آرٹیزن تو نیچرلی بھاگ جائے گا اس کام سے. وہ ATM گارڈ بنے گا، ₹8,000 بنا لے گا. میں نے بہت سارے ATM گارڈز دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے کہا جناب ہم ویونگ کرتے تھے، چھوڑ دیا، نہیں ملتا تھا پیسہ. تو یہ ہوئی آرٹیزانس کی اٹریشن کی بات. بٹ آئی ٹیک ایشو ود یور assertion کہ ریوائول ہو رہا ہے. ریوائول کہاں ہو رہا ہے؟ میں یہ مینٹین کر رہا ہوں کہ اس پشمینے کا میں بات کروں گا، اس کا ایک برانڈ پل ایفیکٹ ہے، جس برانڈ پل ایفیکٹ سے یہاں پہ پشمینے کے نام پہ کچھ بھی بک سکتا ہے. اور چونکہ برانڈ پل اتنا ہے، لوگوں میں یہ مائناز ہے، تو لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں کسی کے نام پہ بھی. تو سپلائی میں پرابلم ہے، ڈیمانڈ میں پرابلم ہے، اور سیلنگ اور مارکیٹنگ میں پرابلم ہے. پلس جو میں نے اس میں آرٹیزانس کی بات کہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کرافٹ جو ہے، یہ ٹریڈ جو ہے یا انڈسٹری کہیے، ریوائیو نہیں ہو سکتا ہے. ریوائیو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش چاہیے، نہ صرف پالیسی لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ، انٹرپرینر لیول پہ، اور ایک ایتھیکل لیول پہ. سر، ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کی جانب سے گزشتہ کچھ سالوں کے دوران جو پیش رفت اس ضمن میں کی گئی، جن وجوہات کا آپ نے ذکر کیا، اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے جیسے QR کوڈ متعارف کیا گیا، GI ٹیگنگ ان کو دے دی گئی تاکہ اصل اور نقل میں فرق کیا جا سکے. ایٹ دی سیم ٹائم ان کا جو محنتانہ ہوا کرتا تھا آرٹیزنس کا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اضافہ کیا گیا ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ماڈرن چرخہ انٹروڈیوس کیا گیا، تو کیا یہ سٹیپس جو ہیں کافی نہیں ہیں اس کو ریوائیو کرنے کے لیے؟ اچھے سٹیپس ہیں، کافی نہیں ہیں. اس میں ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے، جس میں نے عرض ابھی کیا، ایتھیکلی اور آنیسٹلی کام کرنا ہے. سینٹر آف گریوٹی آپ کو اس میں آرٹیزان کو سمجھنا ہے، اس کو اکنامک ریٹرنز ملنے چاہیے، اور جو یہ ویلیو چین ہے، پشمینہ ہسٹورک پشمینہ ٹریل کی ویلیو چین ہے، اس کو پوری طرح سے سٹریم لائن کر کے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن پالیسی کی لیول پہ خالی نہیں ہوگا، گراؤنڈ لیول پہ، پالیسی لیول پہ، مڈ لیول پہ یہ سٹیپس، اقدامات لینے پڑیں گے. اور آپ کو آرٹیزانس کو ایک کمیونٹی بننی ہے، ان کو ایک آرٹیزانل کمیونٹی بنانی ہے. ہم کو، سوسائٹی کو، سماج کو، ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ کمیونٹی ہیں، آپ عزت دار کمیونٹی ہیں، اور آپ کے جو اکنامک نیڈز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اور اس میں سٹگمیٹائزیشن بھی ہوئی ہے، سوشل سٹگمیٹائزیشن. یہ پشمین ووٹ مثال یا یہ ووور، یہ کتان پشمینہ، یہ ہمارے تشخص اور ہماری سوشل اکانومی کا اہم حصہ ہے. اور ان کو یہ ری برانڈ کر کے ان کو عزت دینی ہے، ڈگنیٹی دینی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. عاشق صاحب، جو قالین بافی کو گزشتہ کچھ سالوں کے دوران حکومت کی جانب سے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی جانب سے بڑھاوا دینے کے لیے اقدام کیے گئے، جی مطمئن ہیں آپ ان سے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے یہاں JNK ایڈمنسٹریشن کی بات ہے،
2-3 साल पहले हमारा बहुत ही डिक्लाइन, साल ब साल डिक्लाइन जा रहा था। 1-2 साल से हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है और इस साल ग्लोबल मार्केट इस तरह सिनेरियो है कि हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले 2-4 महीने से न कि सिर्फ हमारे पूरे इंडिया से ही एक्सपोर्ट डाउन है। तो इसके लिए हमें यहाँ सोचने की और फिक्र की बात यह है जो हमारी J&K गवर्नमेंट बिलखुसूस LG एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होगा कि इंटरनेशनल एक्सपोज की ज़रूरत है। एक्सपोजर जब तक हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं, जब तक वो एक्सपोजर उनको नहीं मिलता है, हमें अनटैप्ड जो मार्केट्स हैं उनको टैप करना है। अगर आप देखेंगे बिलखुसूस हमारा जो एक्सपोर्ट जाता है और मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे वो यूरोप और गल्फ में जाता है, बट अमेरिकन मार्केट हम आज भी मैं कहूँगा बहुत नेग्लिजिबल हुआ है इस रीजन से, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कितने खर्चे आ जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को लेके मैं एक ही कहूँगा कि एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारे J&K गवर्नमेंट बहुत अशद ज़रूरत है। अगर आपने रिटेन करना है एक एक्सपोर्टर को, हमारे कारपेट ट्रेड में 100-150 एक्सपोर्टर थे, आज श्रिंक होके 5 से 10 एक्सपोर्टर रहे हैं। यू शुड इमेजिन क्या चीज़ है कि लोग क्यों भाग रहे हैं। वाइल एज हम जब चाहते हैं कि भाई हमारे जो नए नए लड़के और लड़कियां भी हैं वो भी एक IE कोड लेके आज इतना आसान है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और माइंड अप्लाई करने के बाद और मेहनत के बगैर कोई काम चलता नहीं है। कोई घर बैठे सोचेगा भाई वो करेगा ऐसे करेगा, नहीं, उनको R&D करना है, मार्केट ढूंढने हैं, तो मेरे ख्याल से रोजगार तो मिल ही जाएगा, मगर मेहनत की ज़रूरत है। जहां हम कारपेट की बात करेंगे बिलखुसूस मैं कहूँगा हमने रीजन वाइज देखना है कि हमारी वीवर्स की कंसंट्रेशन, हमने एक प्रपोजल भी दिया है J&K गवर्नमेंट को, जिसमें हमने बोल रखा था, जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा था तो हमने कहा था कि ये हमने कंसंट्रेशन करनी है और वीवर्स को रिटेन करने के लिए वी शुड कम अप विद सर्टन मॉडल कारपेट विलेज जिसको हम कहेंगे, जहां पे हर एक सहूलियात हो, और वहां से ही इंटरनेशनल बायर्स को हम उस विलेज में विजिट कराएंगे और वहां पे बैंकिंग हर एक चीज फैसिलिटीज उधर हो। देखिए अभी जो हमारा मार्केट है इसमें अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% भी हम अपने, क्योंकि हाई वैल्यू हमारे प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर के, तो हम उनको ही अगर टारगेट करने के लिए हमने कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना है। ठीक, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे फिर अपनी बात रखने की, बट एट द एंड कॉल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, बी इट यूनियन और J&K गवर्नमेंट। नौजवानों को इस जानिब राग़िब करने के लिए और जो आर्टिजन्स ऑलरेडी इसके साथ काम कर रहे हैं उन्हें मजीद हौसला बढ़ाने के लिए उनका किस तरह का स्कोप आप देखते हैं? मैं आपको ये बता दूं, मैं पिछले 20-25 साल के साथ इसके साथ वाबस्ता हूँ। मेरे सामने आर्टिजन हो या वीवर हो जिन्होंने तरक्की की है, और उन्होंने इतनी तरक्की भी की है कि उनके बच्चे आज कोई IAS ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और एक ही घर में 6 बंदे हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, 2 उन्होंने जी MBA करके वो अपना एक माजी ढूंढ सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। तो मेरा मतलब है जब मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर ढूंढूंगा उनका हक भी बनता है। तो इसलिए हमें देखना है अब जो है उनको अगर हम रिटेन कर पाएं वो सबसे बड़ा बात है, और वो सबसे बड़ी एक मान लीजिए एक सर्विस होगी टू द नेशन अगर हम उन लोगों को रिटेन कर पाएं। बड़ी अहम बात आशिक साहब ने की कि उन लोगों को रिटेन कर पाएं। क्या रोड मैप आप देखते हैं? देखिए, विदाउट एंटरिंग इनटू डिटेल्स, रिटेंशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये इकोनॉमिक फ्रेज है। अगर रिटेन फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग इसमें हैं और वो 40 एज डिसाइल में हैं, 20 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। आप क्या करेंगे उनके लिए? तो 20 साल के, और ये इतना लेबर इंटेंसिव काम है, एट एज 60 काम करना मुश्किल है। तो मैं इसमें इजाफा करूंगा ये कि इस वक्त जो दुनियाई माशत है वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान है। इस वक्त 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका टेक्नोलॉजी का उरूज है। टेक्नोलॉजी को अगर भी आप डिसएग्रीगेट करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो हायर एंड सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा उरूज है। तो इसका मतलब ये है, इसका इन्फ्रेंस ये है कि आर्टिजान जो है, चाहे दुनिया कश्मीर में नहीं सिर्फ दुनिया में खत्म होने वाला है।
लेकिन अगर हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाएं तो शुरुआत टेक्सटाइल से हुई, शुरुआत स्पिनिंग जेनी से हुई, फिर ये इसमें एडवांसेस आए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बजाय थ्रेट टू आर्टिजनल वेलफेयर और स्किल एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से है कि अगर आप स्किल को, ट्रेडिशनल स्किल को ऐसे मार्केटिंग करें, दुनिया में आपको बायर्स और क्लाइंट्स मिलेंगे जो ट्रेडिशनल स्किल को वैल्यू करेंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑनस्लॉट को। अगर आप ये भी इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करें, लेकिन आर्टिजन को इंसेंटिवाइज करें कि जितना आईएएस ऑफिसर कमाता है उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं और आपकी समाज में इज्जत है, समाज में नहीं सिर्फ दुनिया में इज्जत है, आप दुनिया में वैल्यू है, तो रिटेंशन की क्या बात है, इसमें आप हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा हो जाएगा, हो सकता है कि आर्टिजन हजरात अपने बच्चे को भी आर्टिजन बनाएगा। वजाहत साहब ने एक बात कही कि जितना एक आईएएस और केएएस ऑफिसर कमा सकता है उतना ही इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद भी कमा सकता है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर इस तरह किस तरीके से? ये तो वजाहत साहब ही बोल सकते हैं, मगर मैं तो अपना बोल दूं। हाँ, देखिए पहले जो हमने देखना है कि इनको बेनिफिट्स, जैसे उन्होंने कहा कि वी हैव टू इंसेंटिवाइज। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से जब तक हम पूरा रिलाई इंसेंटिवाइज पे ही करेंगे कि इंसेंटिव्स कितना मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देखेंगे दिन ब दिन इंसेंटिव पार्ट वो धीरे धीरे करके कम कर रही है। ये एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी है, मगर हमें, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम इस पे थ्रेड डेलिब्रेशन भी कर सकते हैं कि इसको एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री को लेके चले हम, ताकि जो भी बेनिफिट्स एक एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री में हैं वो इनको मिले, हर चीज़ सहूलियात इनको मिले। ये इनको एक, आप जैसे ये लेबर इंसेंटिव एक इंडस्ट्री है, बिल्कुल आप देखें तो इसमें 90% पार्ट हमारा लेबर का ही होता है, आर्टिजन और वीवर का, मटेरियल पार्ट इज़ वेरी फाइन। तो हमारा कहने का मतलब है कि पॉलिसी मैटर्स, और आने वाले दिनों में ये यकीन मान लीजिए नेक्स्ट 5 साल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या होगा टुवर्ड्स इंडस्ट्री। जैसे हमारा जीआई इंसेंटिव्स है हमारे J&K गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अगर आप देखें तो क्वार्टरली मीटिंग में लिया जाए और लोगों को एनकरेज करें कि भाई जीआई टैग को लेके आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं टैग कर रहे हो, इसको आप एक्सपोर्ट करो और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होके रिव्यू करें आप। आज के डेट में अगर आप देखें साल भर में लगता है रिव्यू करने का, तो क्या होता है कि एक डिमोरलाइजेशन हो जाती है। एक जो आपका एक बेसिक जो आपका मुद्दा होता है कि भाई हम इसको कैसे बूस्ट करें। मुझे याद है एलजी साहब ने जब उनको लॉन्च किया था, जीआई कमीशन किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री को हम जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, और मैं चाहता हूं कि वो बढ़ावा ऊपर से नीचे तक मिलना चाहिए। जैसे वो इंसेंटिव पार्ट, रिव्यू मीटिंग क्वार्टरली हो, जैसे सालों साल लग जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखें अगर कोई चीज़ में डिले होता है, डिले का भी एक टाइम लाइन होना चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा डिमोरलाइजेशन होती है, और जो बेसिक जो हमारे, और हमारा दूसरा एक पार्ट है कि एक्सपोर्टर्स, जैसे वजाहत साहब इसमें स्टार्टअप करके आ गए हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो इसमें घुसना चाहिए, और कंट्रीब्यूट तो वो करेंगे ही करेंगे। और इसी तरह मैं चाहता हूँ और लोग इसमें जुड़ जाएं, और यकीन मान लीजिए उनकी कंट्रीब्यूशन भी ओवरऑल आप देखेंगे कि उससे भी हमारा ट्रेड बच सकता है, और हमारी इकॉनमी जो रीजन की है, जिस रीजन की मैं बार बार कहता हूँ, जिस रीजन का एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे हो, ऊपर नहीं जाता, वो एक फिक्र की बात है। और हमें इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बहुत सोचना होगा कि J&K, और बिलखुसूस मैं कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि J&K से कश्मीर रीजन से ही मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था, हम फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ाए अपने इस रीजन का। सर जो क्वालिटी हमारी जा रही है आलमी बाजार में, क्या वो मेंटेन है या? देखिए क्वालिटी की बात है, कोई फिक्र की बात नहीं है, वी हैव द बेस्ट क्वालिटी। आज के डेट में मैं बता दूं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं जीआई सर्टिफाइड होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं है। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, क्वालिटी का आपको बिलखुसूस ख्याल रखना पड़ता है, उसमें आपको देयर इज नो हैंकी पैंकी फॉर ऑल दीज थिंग्स। यू हैव टू सेंड द सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, बिकॉज if it is GI certified,
योर सर्टिफिकेशन विल टॉक फॉर द प्रोडक्ट। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, इंटरनेशनल मार्केट्स में हम compete कैसे करें, उस कंपटीशन में कैसे हम उतरे, ये जो J&K गारमेंट का हमें थोड़ा सा हैंड होल्डिंग उधर ज़रूरत है। तो मुझे यकीन है हमारा आने वाले 2-3 सालों में एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। चूँकि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी दहाने तक पहुँच चुके हैं, तो वजाहत साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितनी भी सूरत हाल जो आपने अभी हमारे नाज़रीन के सामने रखी, और आपका एक वसी तजुर्बा इस मैदान में है, सारी चीज़ों को आपने बारीक बीनी से देखा है, मुशाहिदा किया है, क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे जो इसमें हम कर सकते हैं, या आपका कोई मैसेज जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर सकते हैं? पहली बात ये कि जो भी काम करो, चाहे वो मजदूरी हो या पश्मीना हो या कोई भी काम हो, वो ऑनेस्टी से करो। एथिक्स का सिर्फ इंट्रिंसिक अपील नहीं है, एथिक्स का कारोबार में भी भाव है। अगर आप एथिकली काम करेंगे, आपको थोड़ी मुश्किलात होंगी इनिशियली, या इस जर्नी में मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके रिटर्न्स भी हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एथिक्स को वैल्यू करते हैं। दूसरी बात, मैं पश्मीने के हवाले से बात करूंगा, इसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन प्रोडक्ट लेवल पे, डिज़ाइन लेवल पे और मार्केटिंग लेवल पे। आप जनाब यहाँ, आपको कोई अंग्रेज़ या कोई नेशनल आता है यहाँ पे, वो उसको आप पेश करते हैं ऐसे ये पश्मीना है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ही इज़ इंटरेस्टेड इन इस वक्त जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स हैं, आपका पश्मीना उसके साथ जेल होता है या कि नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल पश्मीने को ख़त्म करें, आपको सिंथेसाइज करना है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को सिंथेसाइज करके अपने डिज़ाइन और प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट करना है। एंड दैट इनोवेशन विल कम विद अ कलेक्टिव एफर्ट। एब्सोल्युटली, कम्युनिटी एफर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ये डिक्लाइन हो जाएगा। ब्रांडिंग इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन। थैंक यू। आशिक साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा? मैक्सिमम इंटरनेशनल अप्रोच, जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मार्केट एक्सेस दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बिजनेस खुद ब खुद आ जाएगा, स्टेट को भी गवर्नमेंट पैसा लाएंगे और अपने लिए भी पैसा कमाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। आशिक साहब, वजाहत साहब, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन के साथ इतनी मुफीद जानकारी साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, बिजनेस बस के आज के इस शुमारे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।